नमस्कार प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास का एक टॉपिक अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसमें पिछली क्लास में हमने पढ़े थे इकाई के घनमूल। और उस पर से अनुमान प्रश्न पूछा जाता है और एक आसान सा प्रश्न आता है, आराम से हो जाता है। 5-4 प्रश्न शुरू किए थे और उसी टाइप के प्रश्न जो वो कई बार एग्जाम से पूछे गए हैं। तो ऐसे प्रश्न और भी मिले तो उन पर आप प्रैक्टिस कर लें। अब आज जो अपना टॉपिक है वो है सम्मिश्र संख्या का बिंदुपथ। सम्मिश्र संख्या का बिंदुपथ, संख्या का बिंदुपथ, ये अपना टॉपिक है आज का। बिंदुपथ, लोकस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लोकस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको लोकस निकालना है। तो बिंदुपथ का मतलब है कि वो जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम उसका ज्यामितीय डायग्राम देखें तो वो किस प्रकार का बनेगा। हालांकि बिंदुपथ को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। अभी 3-4 टॉपिक पढ़ने के बाद में अपना 11th क्लास का टॉपिक जब हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री, उसमें बिंदुपथ से अपन स्टार्ट करेंगे। और बिंदुपथ फिर उसमें स्ट्रेट लाइन है, फिर सर्किल, पैराबोला, आई पैराबोला, इलिप्स, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सम्मिश्र संख्या अपने पास जैसे मान लो कि कोई सम्मिश्र संख्या जेड, ठीक है। तो जेड में एक्स, जहां पर भी जेड दिखे तो उसमें आप जेड की जगह क्या कर दोगे, जेड बराबर एक्स प्लस आईटा वाई पुट करो, यानी रखो। और ये रखने के बाद में रखो और हल करो, बस इतना ही काम है। आपको पता चल जाएगा जब आप जेड की जगह पर एक्स प्लस आईटा वाई रखोगे तो आपको एक्स और वाई के अंदर एक समीकरण मिलेगा। और उस समीकरण से हम तय करेंगे कि ये समीकरण किसका है, कोई रेखा है या कोई आपका वृत्त है या कोई, मतलब दो ही प्रकार के आपको सेमिस्टर संख्या का जब हम लोकस लिखेंगे तो उसमें हमारे पास दो ही कंडीशन लेंगे, या तो स्ट्रेट लाइन होगी या फिर कोई कर्व होगा। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की पहचान अपन करना जानते हैं कि अगर वेरिएबल है एक्स और वाई, उनके घात अगर एक एक है तो वो आपके पास स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन का पेड़ भी हो सकता है, सरल रेखा युग्म भी आपको मिल सकता है। तो उसमें वो कंडीशन आएगी तो वही मैं बताऊंगा, क्योंकि ये सब चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो एक बार तो थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, ऊपर हल्का सा ऊपर से जानेंगे। और फिर अपने पास कर्व जो है वो कौन कौन से मिलेंगे, सर्किल मिलेगा, पैराबोला मिलेगा, हाई पैराबोला मिलेगा, आपका इलिप्स मिलेगा। इस टाइप के आपको ये सारे जो इनके लोकस है मिलने वाले हैं। ठीक है। तो देखो मैं क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करता हूं। और क्वेश्चन ये है कि यदि रियल पार्ट ऑफ 1/z कोई कांस्टेंट है तो z का बिंदुपथ क्या होगा। क्वेश्चन ये है बना कि रियल पार्ट ऑफ 1/z, ठीक है, ये जो है वो क्या है, अचर है, कांस्टेंट है। तो कह रहा है कि z का लोकस क्या होगा, z का बिंदुपथ क्या होगा, बिंदुपथ क्या होगा, क्वेश्चन ये है। ठीक है। यानी रियल पार्ट ऑफ 1/z जो वो कांस्टेंट है, तो z का लोकस क्या होगा, ये अपने से पूछा है। तो देखो क्या करेंगे, अपने को क्या दे रखा है, रियल पार्ट ऑफ 1/z कांस्टेंट दे रखा है। तो देखो अपन क्या करेंगे, यानी रियल पार्ट ऑफ 1/z की जगह क्या रख दें, x प्लस आईटा वाई रख दें। और ये कांस्टेंट है, इसका मतलब k कर लो। कांस्टेंट कोई भी राशि हो सकती है, अचर राशि कोई। ठीक है। अब देखो पीछे हम पढ़ के आए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि आपको आइटा तो नीचे डिनोमिनेटर में रखना ही नहीं है, यानी हर में आइटा को तो रखना ही नहीं है अपने को। ठीक है। तो क्या करेंगे, रियल पार्ट ऑफ एक्स, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ये क्या बनेगा, एक्स माइनस आइटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा बराबर के। ठीक है। मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए एक मिनट, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रियल सही लिख के चले, रियल पार्ट ऑफ 1/z जो कांस्टेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये काम मैंने क्यों किया है, ऊपर नीचे x माइनस आइटा वाई से गुणा किया है, नीचे x प्लस आइटा वाई इंटू एक्स माइनस आइटा वाई अगर गुणा करोगे ना तो वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, तो आइटा स्क्वायर माइनस 1 होगा, इसलिए प्लस हो गया। ठीक है। अब इनमें दोनों को, ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आइटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर के। यानी ये तो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका क्या देखना है, रियल पार्ट देखना है। और वो क्या है कि या तो इसका रियल पार्ट क्या होगा,
रियल पार्ट तो ये होगा ना भाई, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट कांस्टेंट है, इसका मतलब x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और गुणा में के है और बराबर x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स बराबर 0, साथ में यहाँ पर के गुणा में है पड़ा रहेगा। अब देखो ये जो समीकरण है ना, ये समीकरण किसका है? ठीक है, तो हम देखेंगे कि आगे जब सर्किल का समीकरण हम पढ़ेंगे तो सर्किल के समीकरण में, यानी सर्किल का समीकरण इस प्रकार से होगा, ए एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, एक तो ये मिलेगा आपको, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इस रूप में मिलेगा। ठीक है, या सर्किल का जो समीकरण आएगा ना उसमें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, एक ऐसा भी मिलेगा। ठीक है, तो समीकरण, ये जो आपके पास सर्किल का समीकरण है, इस सर्किल के समीकरण है वो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो गुणांक है वो एक समान मिलेंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक समान है, के है। ठीक है, साथ में एक्स और वाई के पद भी मिलेंगे, तो ये हो सकता है कि दोनों मिल भी जाए और ना भी, यानी एक्स और वाई के पद नहीं मिले तो ऐसी समीकरण बनेगी, या हो सकता है कि कोई एक मिल जाए। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये अपन सर्किल के समीकरण में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये जो समीकरण है किसका है, ये आपके पास एक वर्त का समीकरण है, वर्त का समीकरण है। ठीक है, ये एक वर्त का समीकरण है, तो ये पूछा था कि क्या है, तो ये क्या है, वर्त है। ठीक है, ये एक वर्त है। इसी प्रकार से अगर आपको ये कहे कि रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, देखो ये क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, ये सिंपल है, वो ज्यादा कठिन नहीं है, बस आपको जहां पर भी जेड दिखे ना जेड की जगह पर एक्स प्लस आइटा पुट करना आपको। ठीक है, एक पर्सन ये है कि रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर जो है वो 0 है, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर बराबर क्या है, 0 है, तो ये किस प्रकार का वक्र होगा, यानी जेड का आपको क्या निकालना है, जेड को आपको बिंदुपथ निकालना है। ठीक है, तो जेड का बिंदुपथ निकालना था, वो क्या करना है कि जेड की जगह पर आप क्या लिखोगे, एक्स प्लस आइटा वाई लिखोगे और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है बराबर 0। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो 2x आइटा वाई बराबर 0। रियल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, आइटा स्क्वायर तो माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और प्लस से ये क्या बन गया, आइटा 2x वाई बराबर 0। अब क्या करें, इसका रियल पार्ट 0 है, तो रियल पार्ट तो कौन सा, ये हुआ, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 हो गया। अब ये क्या चीज आ गई, ये क्या है, देखो इसके तो फैक्टर हो रहे हैं, तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 0। अब ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। ठीक है, तो दो लाइन के समीकरण का अगर गुणनफल आए, दो लाइन यानी दो रेखाओं का समीकरण है भाई, एक रेखा का समीकरण तो ये हो गया, एक रेखा का समीकरण ये हो गया, इन दोनों का गुणनफल है वो दे रखा है अपने को, यानी वो 0 है, इसका मतलब ये संख्या रेखा युग्म है, दो रेखा आ रही है एक साथ में। ठीक है ना, तो ये एक संख्या रेखा युग्म है, तो उसमें आपको ऑप्शन ये दिया हुआ था कि वर्त भी दिया हुआ है, दीर्घवृत्त भी दिया हुआ है, और उसमें आगे ये भी लिखा हुआ कि सरल रेखा युग्म, तो ये सरल रेखा युग्म है, क्योंकि यहां से अपने को दो रेखाओं के समीकरण मिलेंगे। ठीक है, तो रेखाओं के समीकरण क्या होता है, रेखा का समीकरण कौन सा होता है, जिसमें एक्स और वाई दोनों की घात एक एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो आगे अपने पास ये है कि अगर इसमें ये कह देता कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर बराबर 0, तो क्या करते, तो क्या दिक्कत होगी, तरीका वही था, इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है, यानी 2xy बराबर 0, तो यहां से xy बराबर 0 हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, यानी या तो x बराबर 0 या फिर y बराबर 0। ठीक है ना, तो ये भी एक सरल रेखा है, ये भी एक सरल रेखा है भाई, x बराबर 0 इसका मतलब ये y एक्स है, और y बराबर 0 इसका मतलब ये x एक्सिस है। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, ये कह रहा है कि z माइनस आइटा बटे z प्लस आइटा, ये क्या है, काल्पनिक संख्या है, ये क्या है, एक पूर्णतः काल्पनिक संख्या है, तो z का लोकस क्या हुआ है, यानी ये क्या है कि काल्पनिक संख्या है, पूर्णतः है काल्पनिक संख्या है। ठीक है,
तो आपसे कह रहा है कि इसका जेड का लोकस क्या होगा, यानी जेड का बिंदु पथ क्या होगा। ठीक है, तो देखो अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले काम करते हैं कि ये पूर्णतः काल्पनिक संख्या ना, ये कह रहा है, तो अपन एक काम करते हैं कि जेड माइनस आईटा बटे जेड प्लस आईटा बराबर क्या मान लेते हैं, आईटा ही मान लेते हैं भाई, टोटली काल्पनिक संख्या ये। ठीक है, या यूं नहीं करो तो इसको सोल्व कर लो एक बार, ठीक है ना, सोल्व कर लो। क्या करना है सोल्व कि भाई एक्स प्लस आईटा वाई माइनस आईटा, इसको सोल्व कर रहा हूं मैं। ठीक है, और एक्स प्लस आईटा वाई और प्लस आईटा आईटा वाई। ठीक है, फिर अब देखो तो यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी बन रही है, तो एक काम करो, पहले आईटा को हटाना, तो आईटा को नीचे से हटा लेते हैं। ठीक है भाई, नीचे से हटा लेते हैं, क्या दिक्कत है, ऐसे कर लेते हैं, कॉन्जुगेट का यही मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे करो तो जेड बराबर एक्स प्लस आईटा वाई रख के करो तो उससे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। अगर ऐसा करना चाहो तो ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एक्स प्लस आईटा, इसमें से क्या आ जाएगा, वाई माइनस वन आ जाएगा ये, और नीचे से एक्स प्लस आईटा और वाई प्लस वन हो गया। ठीक है, इसको सोल्व कर रहा हूं मैं पहले। ठीक है, फिर ये जो आएगा ना, ये क्या है कि पूर्णतः काल्पनिक संख्या है, कि ये जो है ये है पूर्णतः काल्पनिक संख्या। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कर रहा हूं, तो इसको सोल्व करना तो नीचे आईटा नहीं रखना है, कॉन्जुगेट से गुणा करो, एक्स प्लस आईटा वाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस आईटा वाई प्लस वन और एक्स माइनस आईटा वाई प्लस वन और एक्स माइनस आईटा वाई प्लस वन, ये गुणा कर दिया। ठीक है, इनको गुणा करोगे तो क्या बनेगा, ये देखो इनको गुणा करो तो एक्स को एक्स से गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुणा करोगे तो देखो क्या आएगा, आईटा और एक आएगा एक्स साथ में और वाई प्लस वन, फिर इससे इसको गुणा करोगे तो क्या आएगा, प्लस आईटा एक्स वाई माइनस वन, और इसको फिर इससे गुणा करो तो माइनस, प्लस और माइनस गुणा करोगे तो माइनस आएगा, और आईटा इंटू आईटा आईटा स्क्वायर तो प्लस का वन हो जाएगा, और वाई माइनस वन वाई प्लस वन अपॉन ये क्या बन गया, एक्स यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो आईटा स्क्वायर आएगा, तो वो बन जाएगा माइनस का एक, तो प्लस का वन हो जाएगा, प्लस का हो गई, क्योंकि एक माइनस तो सूत्र से आएगा भाई, ये फॉर्म बन रही है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्म बन रही है, तो इसको क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लिखोगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे। अब देखो यहां से अपने पास क्या क्या हो रहा है, आईटा वाले जो पद उनको एक साइड रख लो, बिना आईटा के पद उनको एक साइड रख दो। क्या रहा है, एक्स स्क्वायर और इन दोनों गुणा कर रहा हूं मैं, वाई स्क्वायर माइनस वन बनेगा ये, यानी प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वन, वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस वन। ठीक है, और ये दोनों आईटा के टर्म है, इनमें से मैं आईटा ले लेता हूं कॉमन। ठीक है, और ये तो आएगा एक्स वाई माइनस एक्स, और ये आएगा माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स, इन दोनों में से मैंने क्या किया, आईटा कॉमन लिया, फिर इसको पहले लिख दिया एक्स वाई और माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स वाई और फिर माइनस एक्स, क्योंकि एक्स को अंदर गुणा करेंगे ना, ये आ जाएगा, और बट्टे में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये इसे कट गया, एक्स वाई कट गया, और ये बन गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये बन गया माइनस एक्स माइनस के दो एक्स आईटा, और बट्टे में इसका भाग जो वो यहाँ पर भी दे दिया, इसका भाग यहाँ पर भी दे दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ए प्लस आईटा बी के रूप में अपने को लिखना था। अब ये जो राशि है ना, ये प्रश्न में क्या दे रखा है कि पूर्णतः काल्पनिक है, पूर्णतः काल्पनिक है, यानी ये राशि क्या दे रखी है अपने को, पूर्णतः काल्पनिक है, पूर्णतः काल्पनिक है, तो पूर्णतः काल्पनिक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वास्तविक भाग वो जीरो होगा, भाई पूर्णतः काल्पनिक है ये, तो इसका वास्तविक भाग जीरो होगा। अब वास्तविक भाग जीरो होगा तो वास्तविक भाग तो कौन सा, ये तो है, तो इसलिए यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एक। ये तो क्या है, एक वर्ग का समीकरण है जिसके अंदर जीरो जीरो और त्रिज्या एक है, ठीक है। तो ये अपने पास है, इस प्रश्न में ये दिया हुआ था कि ये जो कोई राशि है वो पूर्णतः काल्पनिक संख्या है, तो आपको जेड का लोकस पूछा था, ठीक है। तो जेड बराबर एक्स प्लस आईटा वाई रखो और सोल्व करके ले आओ। तो ये इस प्रकार के जो प्रश्न है उनमें सभी में तरीका यही है अपना कि जेड बराबर एक्स प्लस आईटा वाई रखो, लोकस की जब भी बात करें, ठीक है। फिर जो अपने पास एक्स और वाई में जो रिलेशन आएगा ना, वहां से अपने तय करना है कि ये समीकरण किसका है, स्ट्रेट लाइन है या फिर आपका कोई स्ट्रेट लाइन पेयर है या फिर कोई सर्किल है या पैराबोला है या हाइपरबोला है या इलिप्स है, ठीक है। ये चीज अपने को देखनी है। तो आगे बढ़ते हैं, देखो एक प्रश्न और देखो, प्रश्न ये है कि अब की बार क्वेश्चन में ये दे रखा है कि वर्त जेड माइनस आइटा बटे जेड प्लस आइटा बराबर 5 की त्रिज्या, यानी इसकी रेडियस आपने फाइंड आउट करनी है, इसकी रेडियस कितनी होगी। ये कोई वर्त है, ये वर्त का समीकरण है, ठीक है ना, इसकी रेडियस निकालनी है अपने को। तो कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस निकालने इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें वर्त का समीकरण चाहिए, और वर्त का समीकरण का मतलब ये हुआ कि हमें जेड का क्या चाहिए, बिंदु चाहिए, ठीक है भाई। इस ये जो वक्र है ना, इसमें अगर आप जेड बराबर एक्स माइनस आइटा एक्स प्लस आइटा वाई रखोगे तो आप देखोगे इसका जो समीकरण आपको मिलेगा ना, वो एक वर्त मिलेगा। देखो क्या कर रहा हूं, एक्स प्लस आइटा वाई माइनस आइटा बटे एक्स प्लस आइटा वाई, सॉरी एक्स प्लस आइटा वाई और प्लस है आइटा का मॉडुलस है वो कितना है, 5 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मॉडुलस दोनों के अलग अलग लगा सकते हैं, एक्स और यहां से अब आइटा कॉमन लेंगे तो वाई माइनस वन और इसका ऊपर मॉडुलस लगा दो नीचे, क्योंकि मोड ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू को हम क्या लिखते हैं, मोड ऑफ जेड वन अपॉन मोड ऑफ जेड टू लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही मैं काम कर रहा हूं कि ऊपर अलग मॉडुलस लगा देता हूं, नीचे अलग लगाता हूं, एक्स प्लस आइटा कॉमन ले लिया तो वाई प्लस वन बराबर 5, ठीक है। इसका मॉडुलस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसके ऊपर रूट लगा दो। इसी प्रकार से नीचे वाले का मॉडुलस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर और इसके ऊपर रूट लगा दो बराबर 5, यही तो होगा इसका मॉडुलस। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करोगे क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर 25, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर 25 एक्स स्क्वायर और प्लस 25 से वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, 25 ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस से वाई स्क्वायर माइनस 2y और प्लस का 1, 25 एक्स स्क्वायर और ये इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलोगे तो ये आएगा 25 वाई स्क्वायर, मैं सीधा 25 से गुणा भी कर रहा हूं अंदर, प्लस 50 वाई और प्लस 25, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको उठाओ, इसको उस साइड लेके चले जाओ, तो 24 इस एक्स स्क्वायर प्लस का आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 25 में से घटाओ 24 बचेगा, यानी 24 एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से वाई स्क्वायर आगे जाएगा तो माइनस का वाई स्क्वायर होगा, तो माइनस का 24 वाई स्क्वायर, 24 वाई स्क्वायर माइनस के 2y और यहाँ पर प्लस के में 50y है, आगे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 52 वाई, ठीक है। और इसको आगे लेके जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा अपने, प्लस का 24, ठीक है, बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन ठीक है गई, जेड प्लस आइटा वाई इतना लिखा हुआ था क्या, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को गलत तो नहीं लिखा, जेड माइनस आइटा बटे जेड प्लस आइटा बराबर 5 दे रखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन लंबी हो रही है, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका सीखना अपने को, कैलकुलेशन तो हो जाएगा आसान, ठीक है। ये सही है यहाँ तक, ये भी सही है यहाँ तक, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है,
50y² y, ठीक है भी, और प्लस में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे क्या करें, x², देखो ये y जो है ना आगे लेके जाएंगे तो माइनस का होते प्लस के 24 बचेंगे, ठीक है। अब देखो x² प्लस y² और प्लस से 24 का भाग दोगे तो 52/24 y और प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। और ये कितना बन गया, x² प्लस y² प्लस क्या हो गया, ये 4 से कट जाएंगे तो 13/6, 13/6 y प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, ये बन गया। अब देखो अपने पास से समीकरण जो था ना वो ये था कि भी x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 अगर हो तो ये वर्त का समीकरण है। और इसके केंद्र जो थे वो तो क्या था, यानी केंद्र जो था वो तो था -g और -f, ठीक है। और त्रिज्या जो थी, त्रिज्या होती है वो होती है √g² प्लस f² माइनस c, ठीक है। तो यहां पर देखो g कितना है, g तो क्या x गुणांक, तो x गुणांक तो है ही नहीं इसमें, तो यहाँ g बराबर तो हो गया 0, ठीक है। त्रिज्या पूछी अपने को, f कितना हो गया, f यानी f क्या है, f है जो y का गुणांक उसका आधा, तो f y का गुणांक यानी इसका आधा कितना हो जाएगा 13/12, इसका आधा 2 का भाग 2 और देना है। और c का मान कितना है, c का मान है 1, यानी c बराबर है 1, तो रेडियस कितनी हो जाएगी √g² प्लस f² माइनस c, g का मान कितना है 0, f का मान कितना है 169 सॉरी 169 169/144, भाई इसका वर्ग करना है ना, और माइनस का 1, इसको सोल्व करोगे ना तो ये 144 एलसीएम आएगा और घटाओगे तो ये ऊपर बचेंगे 25 और नीचे बचेगा 144, और रूट तो ये कितना आ जाएगा 5/12 आ जाएगा, तो इसकी जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी 5/12 आएगी, ठीक है। तो ये अपना एक इस टाइप से लोकस से संबंधित प्रश्न था, ठीक है। ये प्रैक्टिस कैलकुलेशन जो है ना ये समझा रहे हैं तब थोड़ा सा टाइम लग रहा, बाकी 1-2 मिनट के प्रश्न है, अब इतना बड़ा प्रश्न आएगा 2 मिनट तो लगेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 चीजें हैं, वर्त का समीकरण निकालना है, फिर उसका केंद्र त्रिज्या निकालनी है, तो हमें पहले इस वर्त का समीकरण निकालना, फिर इस रूप से अपने को त्रिज्या बड़ा सूत्र लगा के त्रिज्या निकालनी है, तो थोड़ा लंबा तो बनेगा। अब देखो आगे, ये तो अपना लोकस से निकालना। अब देखो कुछ फैक्ट है जो अपने को याद रख लेने सीधे। एक तो दो समिश्र संख्याओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, दो समिश्र संख्याओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो पहला तो ये है कि दो समिश्र संख्याओं के बीच की दूरी, समिश्र संख्याओं के बीच की दूरी, दो समिश्र संख्याओं के बीच की दूरी, ठीक है। जैसे मान लो कि एक समिश्र संख्या तो ये है Z1 और दूसरी ये है Z2, तो इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो वो फॉर्मूला है मोड ऑफ Z1 माइनस Z2, यानी दोनों को घटा दो और मॉडलेज निकाल दो, ठीक है। तो दो समिश्र संख्याओं के बीच की दूरी याद करनी है, तो ये फॉर्मूला होगा। दूसरा जो फैक्ट अपने को याद रखना है कि यदि Z1, Z2 और Z3 समबाहु त्रिभुज को व्यक्त करें, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हों, मतलब ये तीन समिश्र संख्या है और ये तीनों समिश्र संख्या क्या है, एक समबाहु त्रिभुज जो है उसके वर्टेक्स है, ठीक है ना। ये Z1, Z2, Z3 जो है वो एक आपका समबाहु त्रिभुज है, उसके शीर्ष है, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा, Z1² प्लस Z2² प्लस Z3² इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है कि यदि समिश्र संख्या, तीन समिश्र संख्या Z1 Z2 Z3 वो एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर है, तो उस स्थिति में ये रिलेशन अपने को याद रखना है, ठीक है। और नहीं तो तरीका वही है कि आप इससे निकालोगे ना कि भी दो समिश्र संख्या, एक तो ये हो गई, दूसरी Z1 माइनस Z2 Z2। अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज और भी बनेगी, या मोड ऑफ Z1 माइनस Z2, इन दोनों के बीच की दूरी Z2 माइनस Z3 और Z1 माइनस Z3, मतलब इन दो के बीच की दूरी, इन दो के बीच की दूरी और पहले और तीसरे के बीच की दूरी, ये तीनों दूरियां बराबरी तो आएंगी, ठीक है। एक ही हो गया। एक रिलेशन और इसी को थोड़ा सोल्व करेंगे, यानी इसको ये भी लिख सकते हैं, यानी ये जो है ये ऊपर वाला जो इसी से आया है,
ठीक है ना, इनको अगर वर्क करके जोड़ें तो ये चीज आएगी, ठीक है। और इसी को एक और भी है इसका रिलेशन, वो ये है कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि यहां से, या कि 1/Z1 माइनस Z2 प्लस 1/Z2 माइनस Z3 प्लस 1/Z3 माइनस Z1 बराबर 0। एक ये अगर इस रूप को अगर ऐसे लिखेंगे तो भी, यानी ये और ये चीज दोनों एक ही है, ठीक है। तो चाहे ऐसा लिखा मिले चाहे ऐसा लिखा मिले, बात एक ही है, ठीक है। तो ये सीधा याद रखना है कि Z1 Z2 Z3 एक समिश्र संख्या हो, Z1 Z2 Z3 एक संभव त्रिभुज के शीर्ष हो, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में इसी के साथ में अपने को ये भी याद रख लेना, हालांकि इसको सोल्व करते भी आता है, ठीक है। अब उसके बाद में नंबर 4 कि यदि 3 यदि Z1 Z2 Z3 और Z4 एक संभव समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, यानी कि आपका पैरेललोग्राम है उसके वर्टिक्स दे रखे हैं। ये जो 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है ये एक पैरेललोग्राम है उसके वर्टिक्स हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, Z1 प्लस Z3 बराबर Z2 प्लस Z4, ठीक है। यानी अगर ये देखो, अगर ऐसे है कि ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया, ये Z3 हो गया और ये Z4 हो गया, तो इन दोनों का योग बराबर हुआ इन दोनों का योग, ठीक है। तो ये रिलेशन अपने को याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन करता हूं मैं, इसी से रिलेटेड है वो, और फिर उसके बाद में अपना आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, किसी समिश्र तल में मूल बिंदु Z1 Z2 मूल बिंदु व Z1 Z2 Z3 एक समबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं, मतलब ये 3 बिंदु जो है ना वो एक समबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं। तो क्या कर रहा है, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस Z1 Z2, इसका मान बताओ क्या होगा, इसका मान क्या आएगा, ये पूछ रहा है अपने से, ठीक है। तो देखो अभी Z1 Z2 दे रखा है और मूल बिंदु जो दे रखी है ना, यानी Z3 बराबर आपको क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। भाई मूल बिंदु क्या 0 तो है, ठीक है। भाई मूल बिंदु जो है ना वो क्या 0 0 ये तो होता है, 0 0 ये तो होता है। तो Z3 जो वो क्या हमका, भाई इस Z3 को हम यूं लिखेंगे 0 और 0 आइटा ये तो लिखेंगे, तो Z3 बराबर 0 तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो Z3 जो वो कितना हो गया, 0 हो गया। अब समबाहु त्रिभुज की रचना कर रहे हैं, तो समबाहु त्रिभुज की रचना कर रहे हैं तो अपन जानते हैं कि भी Z1 Z2 Z3 अगर समबाहु त्रिभुज बनाए, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष अगर हो, ये शीर्ष है, तो अपने क्या जानते हैं कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर क्या होता है, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ये तो होता है, ठीक है। तो रख लो क्या क्या, Z1 की जगह तो Z1 ही है, ठीक है। Z2 की जगह Z2 है, लेकिन Z3 की जगह क्या है, 0। Z1 Z2 Z3 0 तो ये भी 0 हो गया, फिर ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो ये क्या गया, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, और इसको इस साइड ले आओ तो माइनस Z1 Z2 बराबर क्या हो गया, 0। तो ये तो पूछा था, इसका मान पूछा था किसका, ये तो पूछ रहा है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने कुछ क्वेश्चन है आज। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन और करते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये और कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बना, यदि क्वेश्चन ये है कि यदि, ये बढ़िया क्वेश्चन है, यदि Z1 व Z2 किसी द्विघात समीकरण Z स्क्वायर प्लस
पी जेड प्लस क्यू बराबर 0 के मूल है तो के मूल है तो के मूल है तो वह प्रतिबंध ज्ञात करो, वह प्रतिबंध ज्ञात करो ज्ञात करो जब जब Z1 Z2 व मूल बिंदु मिलकर समबाहु त्रिभुज बनाए, मिलकर समबाहु त्रिभुज बनाए। वो रिलेशन अपने को ज्ञात करना है, ठीक है ना। जब ये तीनों बिंदु मिलके कौन Z1 Z2 और मूल बिंदु मिलकर के एक समबाहु त्रिभुज बनाए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है कि जेड स्क्वायर प्लस पी जेड प्लस क्यू बराबर 0 के मूल क्या है, Z1 और Z2 है। ये बात कर रहा है प्रश्न में, ठीक है। तो मूलों का योग क्या होगा, Z1 प्लस Z2 क्या होगा, माइनस बी बटे ए। देखो ये मूलों का क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ बटे कुछ नहीं आएगा, मतलब ए का तो बटे में लिखने की जरूरत नहीं है। और मूलों का गुणनफल Z1 Z2 बराबर कितना हो जाएगा, क्यू। एक समीकरण योग है, दूसरा समीकरण योग है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां से मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, समीकरण 1 का वर्ग कर रहा हूं, समीकरण 1 का वर्ग कर रहा हूं। तो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 बराबर पी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखो Z1 और Z2 का मान कितना दे रखा है, क्यू दे रखा है ना। तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर और प्लस 2Q बराबर पी स्क्वायर, ये समीकरण दे दो 3, ठीक है। साथ में क्या कह रहा है, तथा Z1 व Z2 व मूल बिंदु मिलकर क्या करते हैं, मिलकर समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये प्रश्न में लिखा हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो फिर क्या हुआ, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर बराबर Z1 Z2। ये बात अपन पढ़ के आए, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। पहले वाले क्वेश्चन में तो सिद्ध किया था कि Z1 Z2 और मूल बिंदु मिलकर समबाहु त्रिभुज बनाए तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 बराबर 0। ये तो सिद्ध किया था अपन ने भाई, ये तो सिद्ध किया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब देखो इसमें Z1 प्लस Z2 इसका मान निकाल के रख लो, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर का मान कितना आएगा वो यहां से निकाल लो। तो माइनस 2Q को आगे लेके जाओगे ना तो ये बनेगा पी स्क्वायर माइनस 2Q, ठीक है। देखो मैं Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर का मान निकाल रहा हूं, तो ये 2Q आगे लेके जाएंगे तो पी स्क्वायर माइनस 2Q, और फिर माइनस Z1 Z2 का मान कितना है, वो Q है ही बराबर 0। माइनस से गुणा करोगे तो ये पी स्क्वायर माइनस 2Q और प्लस Q बराबर 0। तो यहां से पी स्क्वायर माइनस Q बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो रिलेशन ये आ गया अपने पास, यानी पी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, Q आ गया। ये संबंध अपने से पूछा था, ठीक है। तो ये बढ़िया प्रश्न था। तो ये अपने कुछ हालांकि थोड़े से और पढ़ेंगे इस पर कुछ, अगर बिना सोल्व किए और हमें देखेंगे कि कुछ ऐसे समीकरण है होंगे जो बिना सोल्व करे भी अपन पहचान सकते हैं कि भी कौन सा वक्र बनेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे रिलेशन है वो अपन आज की क्लास में नहीं देख पाएंगे क्योंकि क्लास काफी लंबी बढ़ जाएगी फिर। तो आज की क्लास को अपन यही देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।